सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फ्री पढ़ो चैनल में। आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने बिहार में शिक्षक की नियुक्ति को लेकर के जो अपना विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। इसके बारे में सिलेबस आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं उसका सिलेबस वाला जो वीडियो है वो मैं आपको आई बटन में डाल दूँगा। तो हम इसमें प्राथमिक विद्यालय के 1 to 5 के जो टीचर हैं उनके लिए मैं आज क्लास 5 की पर्यावरण और हम पुस्तक के अध्याय 1 जिसका नाम है पटना से नाथुला की यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है वो बच्चों के लिए तो हेल्पफुल है ही है, साथ ही साथ उन टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है जो अभी पढ़ा रहे हैं या जो इस वैकेंसी में पार्ट लेने वाले हैं, जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ज़्यादा समय न रहते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाम है अध्याय का पटना से नाथुला की यात्रा। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 जगह का नाम लिखा है, एक है पटना, दूसरा है नाथुला। और आप सभी को पता है कि पटना हमारे बिहार की राजधानी है और नाथुला जगह कहाँ होगा। अगर कोई कहीं से चला है तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुँचेगा, तभी उस यात्रा का मतलब बनता है। तो ये जो लेखक हैं इस पाठ के वो पटना से नाथुला की ओर जाने वाले हैं। नाथुला एक जगह है जो भारत और तिब्बत की बॉर्डर पे अवस्थित एक जगह है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर में ये जगह पड़ता है। तो ये जो लेखक हैं वो 8 नवंबर 2010 को ठंड भरी काली रात में चले। ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको जाना था सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये जो लेखक हैं अपने स्मारक, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेश की पहचान और उनके संरक्षण को जानने के लालसा के कारण यात्रा करते रहते हैं। तो उनका जो पहला पड़ाव था वो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन वो था जहाँ पे उतरे। उनका पहला पड़ाव था। सिक्किम जाने के रास्ते में ही दार्जिलिंग आता है और दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। यहाँ पे हरी भरी घाटियाँ, दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वत श्रृंखला, बहुत सारा अच्छा सा व्यू यहाँ पे मिलता है। तो जैसे जैसे राइटर जो हैं, जो लेखक, वो जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की ओर पहाड़ी पर चढ़ते गए, ठंड बढ़ता गया, स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ गया इनको। टाइगर हिल पे जब ये पहुँचे तो वहाँ पर खड़ा होकर सुबह सुबह उन्होंने देखा कि कंचनजंगा पहाड़ी जो है, जो कि सालों भर बर्फ से ढकी रहती है, अपना रंग बदलने वाला रूप जो है वो इनको दिखाकर काफ़ी मनमोहक दृश्य था वो, जिसको देख काफ़ी ये अचंभित हुए थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सच में कंचनजंगा अपना रंग बदलती है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि ये जो पहाड़ी है काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो उनके रिफ्लेक्शन के कारण ही इनका रंग हमेशा बदलता दिखता रहता है। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम है वहाँ पर थोड़ा मटमैला दिख रहा है, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर थोड़ा चमकीला दिखाई दे रहा है। और बर्फ़ पे पड़ने वाले प्रकाश के कारण इनका जो रंग है वो सतरंगी जैसा दिखता रहता है, इंद्रधनुष के जैसा भी दिखता रहता है। सिक्किम के पूरे 12 दिवस का उनका प्रवास था, जहाँ पे इनको 12 दिन रहना था। इनका मन वैसे भी नहीं भरा, और कैसे आप सभी जानते हैं कि जो जगह अच्छा लगता है वहाँ पे आदमी का मन नहीं भरता है, मन करता है कि और रहे। चलिए अब बारी आती है कुछ अभ्यास प्रश्नों की। इसमें है कि 2 राजधानी की बात लेख में की गई है। पहला तो एक पटना है हमारे बिहार की राजधानी, और दूसरा है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। दूसरा प्रश्न है, सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? तो आप सभी ने जस्ट अभी जाना है कि सतरंगी दिखती है। अब कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ बर्फ जमी रहती है।
और ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपके मन से है कि आपको सूर्योदय या सूर्यास्त का समय कैसा लगता है, वो आप बता सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है। हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटी का नाम पता करके लिखिए, जैसे कंचनजंगा तो है ही, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट K2 हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों का नाम पता कर लिखिए। पहला है दार्जिलिंग, शिमला, मनाली, कुल्लू, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि जब ये दार्जिलिंग घूम लिए ये लोग अच्छे से, तो उनको काफ़ी सारे जगह मिले। दार्जिलिंग का चाय बागान, चिड़ियाघर, सब इनको काफ़ी लुभाया। वही नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, पशु पक्षी, तितलियाँ, हिमालय जीव जंतु काफ़ी विशेष रूप से इन लोगों का मन मोह लिया। अब यहाँ पे फिर प्रश्न बनता है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर में है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दार्जिलिंग में है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर में है, दार्जिलिंग में, और जूलॉजिकल पार्क में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो पशु, तितलियाँ, हिमालयी जीव। जूलॉजिकल गार्डन में याक देखा, जो कि शरीर पर लंबे लंबे बाल वाला एक जीव है, जिसे जंगली बैल भी हम लोग जानते हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में भी यह पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाके में इसके शरीर का जो बाल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से ही याक का रहना यहाँ पे संभव हो पाता है। क्योंकि जैसे जैसे बाल छोटा रहेगा तो ये जीव ठंड से ही मर जाएगा। बड़ा बाल क्या होता है कि इसके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। जैसे हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, उसी तरह से कंबल का काम करता है इनके शरीर का बड़ा सा बाल। और जैसा कि देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में चाय की खेती बढ़िया से होती है, तो यहाँ पर चाय बागान में कुछ काम करती हुई महिलाओं का भी चित्र इस पाठ में दिखाया गया है। अब प्रश्न आता है कि ठंडी इलाके में जो जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि वो जो उनका बाल होता है वो उनके शरीर के गर्मी को बाहर की ठंडी से बचा कर रखता है, यानी कि बीच में कंबल का काम करता है। फिर रोप वे यानी कि रस्सी वाला जो रास्ता होता है ना, उस पर सवार होकर के बादल के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखा, जो काफ़ी आनंददायक था उनके लिए। मैदानी इलाके में बादल काफ़ी दूर ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु जो पहाड़ी इलाका होता है वो बादल सभी के बीच में थे, और पूरा का पूरा घाटी जो है वो बादल से भरा हुआ रहता है। कभी कभी चाय बागान में बादल नीचे भी दिख जाता था। यहाँ से उन्होंने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए वो लोग रवाना हुए। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। यहीं से जो तेंजिंग नोर्गे थे उन्होंने भी ट्रेनिंग लिया था, और यहाँ पे उनके एक आदमकद यानी कि जितना बड़ा उनका हाइट था वो उतना ही बड़ा मूर्ति वहाँ पे बना हुआ है। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम जो है काफ़ी रोमांचक और यादगार है, और यहीं पर लेखक को तेंजिंग नोर्गे के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। आगे हम जानेंगे थोड़ी देर में। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि एवरेस्ट म्यूजियम कहाँ पर में है। तो वो भी दार्जिलिंग में ही है। तो उनको तेंजिंग नोर्गे के बारे में कुछ जानकारी मिली। वो जानकारी इस प्रकार है कि जब पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग नोर्गे 20 साल की उम्र से ही कूली के रूप में वहाँ पर जाते थे, कूली का काम करते थे, सामान ढोने का काम करते थे। तेंजिंग जो थे वो तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, लेकिन उनका जन्म जो है वो तिब्बत में हुआ था। तो ये प्रश्न पूछ सकता है बीपीएससी में भी कि तेंजिंग नोर्गे का जन्म किस जगह पे हुआ था, तो तिब्बत में हुआ था। और बचपन के दिन उन्होंने कहाँ बिताए थे, तो नेपाल में बिताए थे। यानी कि तेंजिंग नोर्गे का जन्म जो था वो तिब्बत में हुआ था, बचपन उन्होंने नेपाल में बिताए थे, और बस गए थे भारत में। पढ़ना लिखना उनको बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन विदेशी पर्वतारोहियों के साथ रहते रहते उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीख ली थी और सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय उनका एक साथी वाग्डी नोर्बू जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, उन्होंने उनको पीठ पर लादकर कई मील का चलकर अस्पताल ले गए और उसको बचाया। 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र से 8,848 मीटर, अभी करंट में देखा जाए तो इसका हाइट जो है वो 8,850 मीटर माना जाता है,
चढ़े और उस पर अपना झंडा गाड़े। अब तेंजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि तेंजिंग नोर्गे क्या थे, कहाँ जन्म हुआ उनका, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, कब चढ़े, किसके साथ चढ़े, ये सब आराम से आप लोग लिख सकते हैं। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में ये लोगों ने काफ़ी समय गुजारा, पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान का जो है वो माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में 1954 में स्थापित किया गया था। तो पूछ सकता है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1954 में। क्यों की गई? माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में। अब पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, ये तो पहाड़ चढ़ने का बात है। तो इसके जो ट्रेनिंग होता है वो इस हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से दिया जाता है। और पर्वतारोही दल को अपने साथ टेंट, रस्सी और भी ज़रूरी सामान उनको साथ में लेके जाना पड़ता है, जैसे कि भोजन, पानी, गर्म कपड़े, ये सब लेके जाना होता है। भारत में बहुत सारे संस्थान हैं आज के डेट में, और अनेक लोगों ने पर्वतों पर चढ़ के अपना अपना नाम रोशन किया है, कई लोगों ने। इसके बावजूद हर दल के साथ एक ऐसा व्यक्ति वो ज़रूर होता है जो वहीं का रहने वाला हो और पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, जिसे कूली तथा गाइड ग्रुप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। ये बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार का जो है पद भी मिला हुआ था। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दार्जिलिंग में गाइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सिरदार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिरदार के नाम से। अब प्रश्न है कि पर्वतारोहण के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता है। प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें कुछ ज़रूरी सामान को लेकर जाना होता है, जैसे कि गर्म कपड़े, औजार, रस्सी, भोजन, पानी, कुछ दवाइयाँ वगैरह सब कुछ लेके जाना होता है। अब है, संस्थान में पर्वतारोहण के काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री संजो कर रखी जाती है और यहाँ पर उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जब पर्वतारोही ऊंचाई पर जाने के बाद अलग तरह के कठिनाई का सामना करते हैं, जैसे कि बारिश, आंधी, तूफान, बहुत ज़्यादा ठंड, ऑक्सीजन की कमी, ये सब भी उनको झेलना पड़ता है। तो उन्हें विशेष प्रकार के कपड़ों और विशेष प्रकार के जूतों की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा कम होने लगता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। यही है हमारे तेंजिंग नोर्गे, और ये उनके साथ चले थे एडमंड हिलेरी। आप सभी ने देखा है कि इन्होंने कुछ खास तरह के कपड़े पहने हैं, और आपको पता होगा कि इन्होंने ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं, क्योंकि ठंड तो बढ़ता ही है वहाँ पर में, साथ ही साथ वहाँ पर वायु का दाब भी बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर वो विशेष तरह का कपड़ा नहीं पहनेंगे तो उनका नस फट जाएगा और वो ही मर जाएंगे। संस्थान के सदस्य ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए, मतलब माथे की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात अलग अलग किस्म की टोपियाँ पहनी जाती हैं। आँख के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने भी आवश्यक हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पर प्रकाश पड़ता है तो काफ़ी तेज चमक के साथ आँख पे आता है और आँखें चौंधिया जाती है, जिससे बचने के लिए अलग अलग तरह के चश्मा पहना जाता है वहाँ पर में। हाथ के दस्ताने भी चाहिए, क्योंकि जब रस्सी पकड़ कर चढ़ते हैं तो हाथ के घिस जाने या छिल जाने के कारण रस्सी छूट सकती है, इसलिए ग्लव्स पहना जाता है ताकि हाथ जो है वो घिसे नहीं ज़्यादा या हाथ में किसी तरह का दर्द या चोट ना आए। इसके साथ साथ बर्फ़ में सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी लेके जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ में सोएंगे तो ठंडी लग जाएगा ना फिर उन्हें। अब ट्रेनिंग के बाद जो पर्वतारोही होते हैं पीठ पर सामान लादकर बर्फ़ की पहाड़ी पर चढ़ने, सीधी ढलान पर उतरने और चढ़ने का अभ्यास करते हैं। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाया जाता है उनसे, और सभी काफ़ी मज़े लेकर के इसका जो ट्रेनिंग लेते रहते थे। हाल फिलहाल में ही बिहार के एक पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि बिहार की किस महिला ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। तो महिला है निरुपमा अग्रवाल। दार्जिलिंग की यात्रा के बाद ये जो राइटर लोग थे वो अपना जो है पड़ाव वो गंगटोक के लिए
निकलते हैं वहाँ से और गंगटोक में पड़ाव डालने का सोचते हैं। गंगटोक जो कि समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर में है और सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह पहाड़ पर ढलान पर जो है वो काट कर बनाया गया है, उसको अलग अलग सीढ़ी के रूप में बनाया गया शहर को यहाँ पर में है। ऊपर नीचे ढलानों पर बनी सड़कें जो है उस पर बिना हॉर्न बजाती जो है गाड़ी चलती रहती है आराम से एक लाइन से, यानी कि ट्रैफिक रूल में भी काफ़ी अच्छा से फॉलो किया जाता है। और आपको बता दूं कि अभी तक हमारे देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है या कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वो राज्य है सिक्किम। शहर के अंदर गंदगी या कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं है। सभी दुकान के आगे कचरे फेंकने के लिए डब्बे लगे हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंका जा सकता है यहाँ पर में। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का जो नज़ारा है काफ़ी साफ रहता है। यहाँ पर साफ़ सुथरा चौड़ा सड़क है, बीचों बीच फूल से सुंदर सजावट वाली रोड है, दोनों तरफ दुकानें सजी हैं। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थर से बने बेंचों पर बैठकर जो धीमे इंडियन म्यूजिक के साथ चाय कॉफ़ी का लोग मज़ा लेते हैं यहाँ पर में। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि महात्मा गांधी सड़क किस राज्य में है? महात्मा गांधी सड़क किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में। किस राज्य में है? सिक्किम में। जब ये लोग सिक्किम में आए तो उन्हें लगा कि लोग किसी और दुनिया में आ गए हैं। अब यह प्रश्न है कि यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो क्या करना चाहेंगे इसके लिए आप? तो आप देख सकते हैं कि आपको घर के आसपास जो है कचरा नहीं फैलाना है, आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वगैरह वगैरह। सिक्किम पहाड़ियों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है और यहाँ की मुख्य नदी है तीस्ता। और आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है कि सिक्किम की मुख्य नदी कौन सी है? तीस्ता। सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता। सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता। सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती है। जैसे बिहार में बहुत सारी जातियाँ निवास करती हैं, वैसे ही यहाँ पे सिक्किम में जो है वो लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती है। और ये लोग जो काफ़ी मेहनती होते हैं, सरल होते हैं और सीधे होते हैं, सहयोगी भी होते हैं। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि लेप्चा, नेपाली और भूटिया ये तीनों जनजातियाँ या जातियाँ किस राज्य में निवास करती है, या सिक्किम की मुख्य जातियों के नाम बताएं, या इनमें से कौन सा सिक्किम की मुख्य जातियाँ हैं या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 ही है। इससे आगे भी अनेक सारी उपजातियाँ हैं, लेकिन जातियाँ में 3 ही हैं। यहाँ की औरतें जो है रंगीन कपड़े पहनती हैं जिन्हें मनका लगा होता है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये रहा मनका, ये देख रहे होंगे आप लोग मनका। गंगटोक में और यहाँ के लोग जो है ना सोने के आभूषण काफ़ी ज़्यादा पहनते हैं। गंगटोक में ये लोग फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मोंटेस्ट्री आदि देखा। रूमटेक मोंटेस्ट्री जो है कर्मापा यानी कि बौद्ध धर्मगुरु का निवास स्थान भी है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि रूमटेक मोंटेस्ट्री जो है वो किसका निवास स्थान है? तो कर्मापा यानी कि बौद्ध धर्मगुरु का निवास स्थान भी है। और ये जो है बौद्ध धर्म का एक दार्शनिक स्थल भी है। सिक्किम के लोग कैसे होते हैं? काफ़ी मेहनती होते हैं, सहयोगी होते हैं, सीधे और सरल होते हैं। एक दिन गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर में स्थित नाथुला घूमने के लगे। ऊपर चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और पहाड़ी पर काफ़ी जो है घुमावदार सड़क जो है वो सांप की तरह दिख रहा था। और सड़क के एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई थी। और जैसे ऊपर से नीचे देखने में मन घबरा जाता है, वैसे ही राइटर का भी मन घबरा जाता था। आखिर नाथुला पहुँचे ये लोग। वहाँ पे बर्फ़ का चादर बिछा हुआ था, एकदम पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ गिरा हुआ था। ये लोग काफ़ी उत्साहित थे और सबसे ऊंचाई पर उन्होंने देखा कि तिरंगा झंडा जो हमारे देश का है वो शान से लहरा रहा था। और दूसरी ओर चीन देश का झंडा लहरा रहा था, यानी कि जो है भारत और चीन का सीमा है। और यहाँ पे देश की रक्षा करने के लिए जो है काफ़ी हमारे सेना के जो वीर सैनिक हैं वहाँ पे चौकस रहते हैं, हमेशा पहरेदारी करते रहते हैं। और ये काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पे सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं लोगों को। 50 सांसें चढ़ना है मुश्किल होता है, सांस फूलने लगता है लोग यहाँ पर में। तो सैनिक जो यहाँ पर में बर्फ़ पर नहीं चलने एवं सीढ़ी पर रुक कर चढ़ने को बोल रहे थे। एक बच्चे को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था, बच्चा दौड़ा, उसे सांस लेने में
दिक्कत होने लगी। सभी उसे एक कैंप लेके गए, फिर ऑक्सीजन दिया गया, फिर बच्चे को बाद में बचा लिया गया। नाथुला का रास्ता जो है वह प्राचीन काल में सिल्क रूट के भी नाम से जाना जाता था। यानी कि ये नाथुला जो है वो सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ था प्राचीन काल से। चीन के यात्री इसी रास्ते से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया यानी कि बिहार तक आते थे। ये लोग वहाँ पर लगभग 1 घंटा रहे। काफ़ी ज़्यादा स्तरीय पर्वतीय स्थल उन्होंने देखा। शांत माहौल से इन लोगों का जो है मन काफ़ी आकर्षित हुआ और इन लोगों का मन हुआ कि ये लोग फिर से कभी आएंगे। ऐसा करते ही उन्होंने वहाँ से फिर यात्रा अपना वापस बिहार के लिए कर लिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया होगा? इसलिए क्योंकि हमारा जो है वो क्षेत्र है, इसको दिखाने के लिए कि ये हमारा क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने तिरंगा फहराया। और तिरंगा तो हमारे देश की शान है। धन्यवाद।